स्वागत है बहुत लंबे समय बाद प्रेम धन के दर्शकों को मेरा हृदय से प्रणाम। और आज एक बिंदु पर चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो बिंदु है राजनीतिक, वो बिंदु है आर्थिक, सामाजिक। हर किसी के दिमाग में प्रश्न उठता है कि किस प्रकार से एक राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार से आर्थिक विकास होना चाहिए, किस प्रकार से समाज एक ऐसे ढांचे में जी सके जहां पर वो किसी भी अल्पता का शिकार ना हो, किसी भी असमान वितरण का शिकार ना हो। तो इस तरह की सामाजिक व्यवस्था लाने के लिए बौद्धिक चिंतन की आवश्यकता भी होती है और साथ साथ में उसको लागू करने का साहस भी, और उस स्थिति में पहुंचना भी आवश्यक हो जाता है जिस स्थिति में पहुंचकर हम उन नियमों को लागू कर सकें। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए, हमारा देश आज़ाद हुआ 47 में, तब से हमारे देश में लोकतंत्र, गणतंत्र, इस तरह की जो व्यवस्था है वो चली। और ये व्यवस्था भी हमारे देश के अनुरूप नहीं बल्कि उससे पुराने शासकों ने जिस पद्धति से इस देश पर राज किया वही पद्धति को आगे फॉरवर्ड कर दिया गया, चाहे उसमें संविधान का निर्माण किया गया, लेकिन जो जड़गत नीतियां थी वो अंग्रेजों की ही लागू रही। अब आप कल्पना करिए कि ब्रिटिशर्स जो हमारे देश में आए, उन्होंने अपने देश के भौतिक भौगोलिक परिवेश और वहाँ के संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार और अपने समाज का जो निर्माण किया और उन पर जो नियम बनाए, उन्हीं नियमों को किसी अन्य भौगोलिक परिवेश में, अन्य मानसिक परिवेश में लागू करना कहाँ तक सार्थक होगा, यह एक प्रश्न चिन्ह है। मेरे अनुसार, मेरे देखे, हमारा देश जातिगत रूप से, धार्मिक रूप से बहुत विविधताओं से भरा हुआ है। तो यहाँ पर की जो राजतंत्रात्मक पद्धति है वो इस तरह की नहीं हो सकती जैसी कि अभी चल रही है। यह कभी भी सफल नहीं है। नहीं, अगर पद्धति सफल होती तो आज हमारा देश कतिपय जो राजनीतिक षड्यंत्र हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके झूठे वादे, इनका भ्रष्टाचार इस कदर नहीं बढ़ जाता, क्योंकि कई प्रकार की रियायतें उन नियमों ने जो है लोकतंत्र को दे दी, जिसके कारण आज हमारे देश की जो विकास की गति है बहुत धीमी है। और इसके साथ साथ मनुष्य के, हमारे देश में रहने वाले मनुष्यों की संतानों की जो बौद्धिक स्थिति है बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है, क्योंकि वो अपना वह निधि, वो ज्ञान के वो स्रोत, उन सभी को बंद कर चुके हैं और किन्हीं अन्य जातियों के स्रोतों से भीख मांग कर पानी पी रहे हैं। जबकि अपने ही स्रोत बंद करने के बाद आप दूसरे स्रोतों से जो ज्ञान ले रहे हैं वह ज्ञान निश्चित ही आपको सार्थक लगता होगा, पर उससे कहीं ज़्यादा उच्च स्तरीय ज्ञान हमारे पूर्वजों ने हमारे समक्ष रखा था, जिसको आज हमने अंग्रेज़ों की वेस्टर्न कल्चर की भेंट चढ़ा दिया। आज हम भूल चुके हैं अपने धार्मिक उपलब्धताओं को। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश में संपन्नता थी, हमारे देश में मानसिक संपन्नता, आर्थिक संपन्नता पर्याप्त थी, जिस कारण अन्य विदेशी आक्रांताओं का ध्यान यहाँ की तरफ आकर्षित हुआ और हमने उनको सह भी दी और अपने मातृभूमि के साथ गद्दारी करते हुए उनको यहाँ पर राज करने का मौका दिया। लेकिन अब बात वो नहीं है। अब बात यह है कि जो हमने गलतियाँ की, उन गलतियों से शिक्षा लेकर हमने अपने इस राजनीतिक, लोकतांत्रिक, सामाजिक ढांचे में
परिवर्तन करना पड़ेगा, अन्यथा हमारी ये सभ्यता है अपना होना खो बैठेगी निश्चित ही एक दिन। कभी मुसलमानों का राज इस देश पर रहा, कभी अंग्रेजों का राज इस देश पर रहा, और आज इस देश पर भ्रष्टाचार का राज है, आज इस देश पर बेईमानी का राज है, आज इस देश पर झूठी आर्थिक प्रगति की दौड़ में चलने वालों का राज है। हम भूल चुके हैं मानवीय मूल्यों को। आज के बच्चे, आज का समाज इन सब बातों के इतर उस रास्ते में चल पड़ा है जो पतन की तरफ जाता है, क्योंकि मनुष्य की आर्थिक प्रगति ही सब कुछ नहीं होती है। वह तो एक आवश्यकता है, हमारी अर्थ की आवश्यकता है। जितनी आवश्यकता है उस स्तर पर हम आर्थिक प्रगति कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है मानवीय मूल्यों की। सबसे बड़ी बात है इस धरती को स्वर्ग बनाने की। सबसे बड़ी बात है हर मनुष्य से अतिरिक्त अवगुणों को दूर करने की। हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर है कि हम अपने नौनिहालों को वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं जो शिक्षा उनको दी जानी चाहिए। हम उनको वही शिक्षा दे रहे हैं जो ट्रेडिशनली चली आ रही है, या जो उन विदेशी आक्रांताओं के द्वारा लागू की गई, थोपी गई, उसी शिक्षा का हम अनुकरण कर रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए बिल्कुल घातक है। और हम देख रहे हैं, आज हम उम्र के इस पड़ाव में आगे देख रहे हैं कि आने वाला भविष्य हमारे देश का क्या होगा, किस राह पर हम चल रहे हैं। ये तो बातें थी कि क्या गड़बड़ हो रहा है। अब मैं उस मुद्दे पर आना चाहूँगा कि इस गड़बड़ को ठीक करने का उपाय क्या है। सबसे पहली बात, जो बदलाव किया जाना है, जिस बात पर सबसे पहला बदलाव संविधान पर पुनर्विचार करने की बहुत आवश्यकता है। कानून व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की बहुत आवश्यकता है। और सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो शिक्षा व्यवस्था पर, क्योंकि अगर व्यक्ति समुचित ढंग से अगर शिक्षित नहीं होगा तो वो कभी नहीं जान पाएगा कि जीवन में कितने आयाम हैं। उसको केवल एक ही आयाम दिखाया जाता है, भौतिकता, भौतिकवाद। हमारा देश कभी वैज्ञानिक पैदा नहीं कर पाता। अब हमारा देश कभी बहुत ज़्यादा बौद्धिक लोगों को पैदा नहीं कर पाता आज के हिसाब से, वरना तो इस देश में बुद्ध जैसे, कबीर जैसे, नानक जैसे संत हुए हैं, राम जैसे, कृष्ण जैसे मनुष्यता की पराकाष्ठा को छूने वाले चेतना के स्तर इस देश में जन्मे हैं। लेकिन अब ऐसा बंद क्यों हो गया है? उसकी वजह एकमात्र है शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में हमारे बहुत दोष उत्पन्न हो चुके हैं। केवल एक दिखलावटी शिक्षा, जिसे हम कह सकते हैं एक कोरी शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। अगर इस शिक्षा में जब तक हम मानवीय मूल्यों का विकास नहीं करेंगे और उनके सामने उन लक्ष्यों को निर्धारित नहीं करेंगे, जैसे हमारे वेद शास्त्र में कहा गया धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष की बात कही गई है तो यूं ही नहीं कही गई होगी। धर्म की बात कही गई है, अर्थ की बात कही है, काम की बात कही है, मोक्ष की बात कही है। ये चार रास्ते हैं मनुष्य की पराकाष्ठा को ले जाने के। लेकिन अब आज केवल अर्थ की बात की जाती है, काम की बात की जाती है, और धर्म की बात केवल राजनीति के लिए की जाती है। उसका कोई खास अर्थ यहाँ पर मालूम नहीं पड़ता। यानी कि चार अगर आपकी धुरियाँ हैं जिन पे टिका था ये समाज का आर्थिक ढांचा, सामाजिक ढांचा, न्यायगत ढांचा, तो उनमें से आपने 2 पैर उसके हटा दिए, और 2 पैरों पर टिकी हुई वो जो व्यवस्था है वो कैसी होगी, कितनी ढुलमुल होगी और कितनी लचर होगी और कितनी खतरनाक होगी, आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा में उन बातों को रखा जाना चाहिए कि जो मनुष्य के लक्ष्य हैं, किस उद्देश्य से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य है कि मनुष्य मनुष्य बने, और उसके बाद वो आर्थिक चुनाव उसकी स्वतंत्रता है। वो जिस भी फील्ड में महारत हासिल करना चाहता है, जिस भी फील्ड में जाना चाहता है, वो जा सकता है। क्योंकि
ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पढ़ लिख कर नौकरी करे, हर व्यक्ति पढ़ लिख कर एक बिजनेसमैन बन जाए, क्योंकि समाज के इस ढांचे को चलाने के लिए एक वो तबका भी चाहिए जो कम पढ़ा लिखा हो, वो तबका भी चाहिए जो बिल्कुल अनपढ़ हो, वो तबका भी चाहिए कि जो है कम बुद्धि रखता हो, क्योंकि हर प्रकार की ज़रूरत हमें अभी समाज में है। अभी हमारा समाज पूर्ण विकसित नहीं हुआ है कि अब हमें किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है, सारा काम मशीनों से होने लगा है। अभी समाज ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचा है, तो इसीलिए सबसे पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था सही होनी चाहिए, उस पर सुधार किया जाना चाहिए। ये तभी हो पाएगा जब संविधान में बदलाव होगा, जब जो राजनीतिक शक्तियाँ हैं वो अपने निजी स्वार्थों से बाहर आके सोचेंगी, और साथ साथ में जो वोटर्स हैं वो भी ऐसे व्यक्ति को चुने कि जो इन मानवीय मूल्यों का विकास कर सके। अन्यथा अगर हम धार्मिक रूप से एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं, या जातिगत रूप से व्यक्ति का चुनाव करते हैं, या उसकी आर्थिक संपन्नता को देखकर व्यक्ति का चुनाव करते हैं, तो ये चुनाव हमारे लिए निश्चित ही घातक होने वाला है। एक प्रधानमंत्री को कैसा होना चाहिए? अगर उसके पास पूर्ण शक्ति है राज्यसभा और लोकसभा की, तो वह इन मुद्दों को बदल सकता है। माना कि मोदी जी प्रयास करते हैं इस बात के लिए, अभी उन्होंने काफ़ी प्रयास किए भी, तो लेकिन अभी पूर्ण शक्ति न होने की वजह से उन प्रयासों पर उतना अमल नहीं हो पाया, या वो उसको पूर्ण रूप से सफल नहीं कर पाए। लेकिन इसके साथ साथ वह व्यक्ति भी इतना बौद्धिक रूप से विकसित होना चाहिए कि वो जो फैसला करे उसका जो परिणाम हो वो जनता को समझ में आए कि हाँ, ये स्टेप अगर लिया गया है तो इसका दूरगामी परिणाम ऐसा होगा और यह पूरी जनता के लिए लाभकारी होगा। तो ये नहीं कि हम हिंदू मुसलमान की राजनीति करें, क्योंकि मुसलमान भाई भी हमारे अपने ही हैं और हिंदू तो हैं ही हैं। लेकिन ये बात उनको भी समझनी होगी, उनको भी उनके भी धर्म में इन बातों जो बातें हमारे धर्म में गलत हैं वो यहाँ से भी हटाई जानी चाहिए। जो एक लंबे समय अंतराल बाद अलग अलग बौद्धिक स्तर के लोगों द्वारा जोड़ दी गई अपने निजी स्वार्थों के लिए, या कोई अंधविश्वास जैसी बातें जोड़ दी गई। वैसे ही किसी भी धर्म की बात करें, हम मोमडन हों या हिंदू हों या कोई और धर्म हो, अन्य धर्म हो, तो वहाँ पर जो लकीर के फ़कीर जो बातें जोड़ दी गई हैं, जो आज के भौतिक परिवेश में, आज के परिप्रेक्ष्य में जो एकदम कल्पना प्रतीत होती हैं, तो उन बातों का अर्थ जब नहीं है तो उन बातों को हटा दिया जाना चाहिए वहाँ से। और जो सारभूत बातें हैं, चाहे वो गीता हो, भगवत हो, कोई पुराण हो, वेद हो, वहाँ से सब बातों का निचोड़ निकाल कर एक ऐसे नियमावली, एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जानी चाहिए जो सभी व्यक्तियों के लिए सार्थक हो। और दूसरा, जाति धर्म की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए बिल्कुल जड़ से। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, राजधर्म हो, एक देश का एक धर्म हो, उसमें आपकी परंपराएं जो जोड़ी जानी चाहिए उसमें जोड़ी जाएं। जो त्यौहार, जो तीज हैं, जो आपके संस्कार हैं, वो तो मनुष्य के लिए मैं समझता हूँ कि एक से संस्कार और एक से जीवन व्यवस्था की जा सकती है, पूरे मनुष्य जाति के लिए की जा सकती है कि वो इस प्रकार से अपने मनुष्य जीवन को जिए। तो इस प्रकार के बदलाव की आज बहुत आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक ऐसे शासक की आवश्यकता है जो चेतना के उच्च आयाम में सोचता हो और स्वयं भी वो धार्मिक हो। धार्मिक का से अर्थ ये नहीं है कि वो हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म का हो। धार्मिक का अर्थ है वो मनुष्य धर्म के सभी गुणों से परिचित हो कि मनुष्य का धर्म क्या होना चाहिए, एक राजा का क्या धर्म होना चाहिए, और एक परिवार के मुखिया का क्या धर्म होना चाहिए। उसको हर बात का ज्ञान हो, तभी वो ऐसा कुछ नियम तैयार कर सकता है। और ऐसे कॉन्सेप्ट मेरे पास हैं कि मैं इन सब बातों पर, इन बिंदुओं पर मैं लिख सकता हूँ या ऐसा कुछ नियम तैयार कर सकता हूँ, और मैं करूँगा भी, भले ही वो मेरे जाने के बाद प्रकाश में आए या सदियों बाद प्रकाश में आए। क्योंकि अगर कोई विचारधारा हमारे मस्तिष्क में अगर गूंज रही है तो निश्चित ही उसमें उस अस्तित्व की मर्जी शामिल है। वो स्वयं आकर ज्ञान नहीं देता, वह मनुष्य रूप में ही आकर मनुष्यों के माध्यम से ही
विकास के नए नए आयामों की जानकारी देते हैं। एक वैज्ञानिक के दिमाग में कोई विचार आता है किसी बात को खोजने का, तो वो भी उसी अस्तित्व से आता है और मनुष्य के माध्यम से आता है। तो इन विचारों को लागू करने की आवश्यकता है और देर सवेरे लागू होंगे। मनुष्य कभी न कभी विकसित जरूर होगा और बौद्धिक रूप से विकसित होगा और समझेगा इस बात को कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। आज इतने बड़े मुल्क हैं, चाइना है, अमेरिका है, जापान है, प्रगति कर रहे हैं, लेकिन उस विकास का आप देखिए कि जो दूसरा पक्ष है विनाश, उसके प्रति सब लोग सोए हुए हैं। कोई भी आप वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं तो निश्चित ही उसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने होते हैं, लेकिन हमको उसको किस मात्रा में पब्लिक के सामने ले जाना है, कितना उसका यूज उसको देना है जिससे कि उसका नुकसान ना हो, उस हिसाब से हमने कदम उठाने चाहिए। और हर एक चीज़ में ये होना चाहिए। अगर आपने एटम बम बनाया तो क्या वैज्ञानिकों को उसकी उस शक्ति को लोगों तक जाना था या नहीं पहुंचा जाना चाहिए था कि भाई इसका विकास, इसका विनाश कैसे होगा और इसकी अगर हम सार्थक प्रयोग कर पाए तो हमारे विकास के लिए सहयोगी होगा और इसका कितना पॉल्यूशन होगा, कितना इसका जो है दुष्परिणाम हमारे सामने आएगा, ये हमने बिल्कुल नहीं देखा। हमने केवल अपने देश हित में अपने आप को शक्ति संपन्न बनाने के लिए हम ये बात भूल गए कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा। तो इसी प्रकार से कई आविष्कार हैं जो अभी जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी खतरे में लगभग पड़ रही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगना चाहिए और जनसंख्या पर दूसरा प्रतिबंध लगना चाहिए। जिस देश की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है तो वहाँ पर जनसंख्या के कानून बनने चाहिए, जिससे कि जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए पर्याप्त हो सकें और अतिरिक्त बोझ इस धरती पर ना पड़े, जिससे कि इस प्रकृति का बैलेंस खराब हो जाए। तो बहुत बातें ऐसी हैं जो कहने लायक हैं। अभी मैं बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं इन बिंदुओं पर फिर क्रमशः चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से ये सब किया जाना चाहिए। और इतना समय देकर आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं प्रेम धन के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।